Sriranjam and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic which is Bohr model for the hydrogen atom. 1913 में बोहर ने एक मॉडल प्रपोज किया model for the hydrogen atom to explain the empirical results of Rydberg और इस मॉडल के अकॉर्डिंगली बोहर ने क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो उसका रिजल्ट है वो फिर बेस करता है सेमी क्लासिकल थ्योरी पे। बोहर के मॉडल के कुछ पास्टुलेट्स थे, उन पास्टुलेट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पास्टुलेट में वो ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन bound to the nucleus in an atom can orbit or revolve in discrete energy states। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाउंड करेगा जो न्यूक्लियस में एटम के गिर रिवॉल्व कर रहा है, वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है। और जब वो इन डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा या ऑर्बिट कर रहा होगा, तो वो ये कहता है विदाउट रेडिएटिंग, यानी कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा होता, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में रहते हुए, एक ऑर्बिट में रहते हुए। तो स्टूडेंट, इस बात का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये कोई एटम है हाइड्रोजन का, न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इसके गिर्द ये ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और हम यहां पर ये देखें ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करता है और उस पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज है। तो जो बोहर के मॉडल के अंदर यहां पर हमने चार्जेस लिए और चार्ज ये जो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो रेडिएट नहीं करता। हालांकि इससे पहले हमारी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली, जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी उसके मुताबिक तो कॉन्सेप्ट ये पाया जाता था कि जब कभी भी कोई एक एक्सेलरेटिंग चार्ज मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। होगा क्या, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, बल्कि वहां पर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। वो ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी रेडिएट करता जाएगा और फाइनली एक टाइम आएगा कि उसकी एनर्जी कम होते 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 इतनी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये किसने बताया? बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एक न्यूक्लियस में बाउंडेड जो होता है, जब किसी एक एटम में जब वो घूम रहा होता है तो वो एक डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट होती है जिसके अंदर वो घूम रहा होता है और उसके अंदर रहते हुए उसकी एनर्जी
की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, यानी कि वो रेडिएट नहीं होता। अच्छा, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो वो रेडिएट क्यों नहीं करता, सवाल ये है। तो उसके लिए उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर घूम सकता है, और जब उनके अंदर वो रिवॉल्व करेगा तो इसी की बुनियाद पर उसने सेकंड पोस्टुलेट उसके मुताबिक जो वर्डिंग थी वो ये थी, ओनली दोज discrete energy states are possible for which angular momentum of electron is integral multiple of h over 2 pi। अब स्टूडेंट यहां पर हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, हम पढ़कर आए हुए हैं पहले। प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हमारा वो ये कहता है रिजल्ट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल है, एम्बियर। कहता है सिर्फ उन्हीं एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिन का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो, इस एज ओवर 2 पाई फैक्टर का इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी कि यहां पर हम n लिखेंगे और इस n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस वैल्यू को सिंपलीफाई करेंगे और n के साथ अगर 1 रखें 2 रखें 3 रखें n की वैल्यू, तो जो इस वैल्यू का मल्टीपल होगा सिर्फ वही एनर्जी स्टेट्स होंगी जहां पर वो घूमेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां पे भी घूम रहा है, यहां पे भी घूम रहा है, यहां पर भी घूम रहा है। जो बोहर के मॉडल के मुताबिक हमें रिजल्ट मिलता है वो ये है, जो पहले हमारी रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंगली था कि इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ अपनी एनर्जी को रेडिएट करता हुआ अपनी कम होती हुई एनर्जी के साथ हर पॉइंट पर घूम सकता है, लेकिन बोहर कहता है ऐसा नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रेडिएट करते हुए घूम रहा होता, यानी कि अपनी एनर्जी कम कर रहा होता, तो हमारे पास जो बैंड बनता वो कंटिन्यूअस बैंड होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रहेगा तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जब वो उससे अगले ऑर्बिट में जाएगा तो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। वो किस तरह से रिलीज करता है, उसके लिए थर्ड पोस्टुलेट है। इसी पॉइंट को मैं दोबारा से नरेट भी करूंगा कि हमारे पास बेसिकली जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता था उसने हमें ये बात बतानी पर मजबूर कर दिया या समझने पर मजबूर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करता, बल्कि एक ऑर्बिट में रहते हुए उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। When an electron jumps from
higher energy state to lower energy state, it always radiate एनर्जी। स्टूडेंट अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस के करीब तरीन हमारा जो ऑर्बिट है, इसको हम कहेंगे अगर ये ग्राउंड स्टेट है और इससे ऊपर ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि ये जो ग्राउंड स्टेट है ये P है और ये N है, तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी जो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, E इज इक्वल टू हायर एनर्जी स्टेट En माइनस लोअर एनर्जी स्टेट EP, और जो एनर्जी रिलीज की इस ट्रांजिशन के रिजल्ट में वो क्या है, HF के बराबर है, विच इज इक्वल टू En माइनस EP। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर जब वो आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और हम यहां से ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास F जो होता है वो किसके इक्वल होता है, C ओवर लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये बात लिखी भी हुई है इस पास्टुलेट के बाद। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट में रहता है तो अपनी एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता, इसकी वजह बोहर को भी मालूम नहीं थी। इसी वजह से डी ब्रॉगले की इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। उसने इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, एक कंटिन्यूअस बैंड का बनना इस बात की इंडिकेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन हर लम्हा एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ये रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट था, लेकिन बोहर की थ्योरी के मुताबिक ये रिजल्ट है कि वो ये कहता है कि कंटिन्यूअस बैंड तो नहीं बन रहा, बैंड तो हमारे पास जो बन रहा है वो तो लाइन स्पेक्ट्रम है, और अगर लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है तो इट्स मीन कि फिर दिस इज फॉर श्योर कि जहां कहीं ऑर्बिट होगा सिर्फ उस ऑर्बिट से नीचे आते हुए लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हुए वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसके बगैर वो कभी एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता। तो ये स्टूडेंट वो तीन पास्टुलेट थे जिसकी बुनियाद पर बोहर ने हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल है उसको सारे को एक्सप्लेन किया। अच्छा, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अब ये स्पेसिफिकली सिर्फ हाइड्रोजन एटम हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली हम ये कहते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए होगा, नहीं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो हीलियम है उसके अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दे तो हीलियम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस, यानी कि वो हीलियम आयन बन जाएगा, पॉजिटिव एच +1 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम ये कहें कि कोई और जैसे लिथियम है तो वो अगर इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज कर दे तो लिथियम +2 हो जाएगा। तो इसलिए यानी हम ये कहते हैं कि ये ऐसे एटम्स होंगे या ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस कहलाएंगी जिनको हम फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक का नाम देते हैं, यानी कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो उसके लिए ये हमारे पास बोहर का मॉडल है, और इसी की बुनियाद पर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रॉगले इंटरप्रिटेशन। जी स्टूडेंट, अगर हम देखें डी ब्रॉगले के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसने बेसिकली ये रिजल्ट बताया कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी रेडिएट नहीं करता। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के तौर पर आप कंसीडर जो कर रहे हैं बोहर के प्लान के मुताबिक, अगर आप उसको कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के तौर पर अपीयर हो रहा है, तो वेव के बारे में अगर हम ये पूछें
पार्टिकल की पोजीशन क्या है ये तो हम बता सकते हैं, लाइक अगर ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो इसकी पोजीशन किस लम्हा क्या है ये तो बताई जा सकती है, लेकिन वेव की पोजीशन क्या है ये हमें पता नहीं चल सकता। इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि हमें ये पॉइंट आसानी से समझ आ सके कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक वेव है, सपोज करें कि ये हमारे पास एक वेव है और इसमें मैं आपसे ये पूछूं कि इस वेव के अंदर जो पोजीशन है वो कौन सी है, तो हमें तो नहीं पता, ये तो सारी वेव है, ठीक है। और एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम क्या नाम देते थे, वेव लेंथ का नाम देते थे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। तो उसने कहा कि जो डी ब्रॉगली की इंटरप्रिटेशन थी वो इस बुनियाद पर थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो बेसिकली ऑर्बिट में ऐसे जैसे हम कह सकते हैं ना एक वेव हम कह रहे हैं प्रोपेगेट कर रही होती है, बिल्कुल उसी बुनियाद पर हम यहाँ से ये रिजल्ट निकालते हैं कि जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एज ए वेव हम कह रहे हैं बिहेव कर रहा होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स रहेगी और वो कभी भी अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। अच्छा, अब इस चीज को आप ऐसे समझ रहे हैं स्टूडेंट कि जैसे हमारे पास एक जनरल आपको समझाने, जैसे हम कहते हैं कि रबर बैंड है, उस रबर बैंड को आप इस तरह से, वो फ्लेक्सिबल है, आप पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से एक ऑर्बिट में रहते हुए वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि वो एक वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन को इस तरह से चेंज करेगा, और जब इस पोजीशन को वो चेंज करेगा, इस बात को समझने के लिए कि वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, तो फिर स्टूडेंट कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनमें जो है वो हम कहते हैं कि एनर्जी रेडिएट नहीं होती या टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट वो हमने पढ़ी हुई है, कौन सी वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं या स्टैंडिंग वेव्स हैं। Electron does not radiate energy in an orbit because it behaves as wave। और कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनमें हमारे पास एनर्जी जो होती है वो रेडिएट नहीं होती, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। ये स्टूडेंट हम पढ़ कर आए हुए हैं, तो इसलिए हमने यहां पर वेव का कॉन्सेप्ट लिया कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग हो, जैसे हमने पढ़ी हुई थी ये बात स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है और उसे आप किसी सेंट्रल पॉइंट से प्लग करते हैं तो वो हमारे पास एक लूप बनता था या दो लूप बनते थे या तीन लूप बनते थे, उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ पोजीशन पर डिस्टर्बेंस के क्रिएट करने से। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो मैंने यहाँ पर ये वेव्स बनाई हुई है कि ये एक वेव है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास इस पूरी लेंथ के अंदर, जिसको हम एल का नाम देते हैं, कितनी वेवलेंथ्स हैं अगर आप देखें तो ये ब्लैक वाली वन होगी, ये ब्लू वाली वन होगी, ये रेड वाली वन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लैम्डा हम कहेंगे इसकी वेव, 3 लैम्डा इसकी लेंथ है। इसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्टूडेंट अगर हम देखें तो जो जनरल रिजल्ट होगा उसे हम क्या लिखेंगे, एल इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक हो क्या स्टूडेंट? अगर आप इसी स्ट्रिंग को एक सर्कल की फॉर्म में, यहां पर ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ब्लू कलर से जो सर्कुलर ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है, अगर ये हमारे पास एक सर्कल हो तो हमारे पास इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है जिसका रेडियस आर है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो उसकी लेंथ होगी स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगी, 2 पाई आर के इक्वल होगी। और अगर हम यहां से देखें तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसने कहा कि L इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, अब हमारी बुक पर 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं
जिसमें हमारे पास n की जगह पे 3 लिखा गया है और 6 लिखा गया है। स्टूडेंट याद रखें, अगर n 3 है तो इसका मतलब हमारे पास कितने लूप्स बनेंगे, 6 बनेंगे, और अगर n 6 है तो कितने लूप्स बनेंगे, 12 बनेंगे, यानी कि डबल बनते जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम ये कह सकते हैं, यहां पर फिर n की जगह पर क्या होगा, 3। अगर n की जगह पर 3 है तो आप देखिए कितने लूप्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से 6n के लिए 12 लूप्स बनेंगे, वो भी दिखाया गया। तो अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास ये रिजल्ट है, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है, L इक्वल्स टू n लैम्डा। तो स्टूडेंट इन दोनों रिलेशनशिप्स को अगर हम देखें तो ये चूंकि दोनों L के बराबर हैं, तो वी कैन राइट इट एज 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा। और यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास लैम्डा का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई r ओवर n। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हमने डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ वाली इक्वेशन है वो पढ़ी हुई है, लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। याद है स्टूडेंट, हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें ये बात पढ़ी हुई है। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये तो दोनों लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इट्स मीन कि इस इक्वेशन नंबर 1 से लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट करें तो इस लैम्डा की जगह पर आप पुट कर सकते हैं 2 पाई आर ओवर एन इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब अगर हम इस रिजल्ट से देखें तो हमारे पास ये मैं n उधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आसान रहेगा, 2 पाई r इनटू एम वी इक्वल टू एन एच। और यहां से अगर मैं एम वी आर को इधर ही रहने दूं, एन एच इधर आ जाए, यानी कि यही रिजल्ट है। और यहां पर फिर क्योंकि एम भी हमने इधर रखा, वी भी इधर ही रहने दिया, और पीछे क्या बचा, 2 पाई, तो वो 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट क्या है, ये वही रिजल्ट नहीं बन रहा, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल, एन एच ओवर 2 पाई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, पास्टुलेट नंबर 2 के मुताबिक हम ये बात पढ़ चुके थे कि सिर्फ वही डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स हमारे पास पॉसिबल हैं, या इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं पोजीशंस पर घूमेगा जहां पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो किस फैक्टर का, h ओवर 2 पाई का। और n की वैल्यू स्टूडेंट हमने वहां से भी पढ़ी थी, क्या थी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट ये वो तरीकाकार था जिसके जरिए से डी ब्रॉगली ने बेसिकली ये बताया कि किस तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।